नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आरपी एजुकेशन हब में स्वागत है। जैसा कि कल एनसीईआरटी सीरीज के अंदर क्लास 6 के एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर पढ़ा था, जिसके अंदर हम लोगों ने पृथ्वी के परिमंडल के बारे में पढ़ा था। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वो है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, जो कि क्लास 6 एनसीईआरटी का 6वां चैप्टर है। तो शुरुआत करते हैं। चैनल पर ना तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ही देना, ताकि इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके तक पहुँचते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं। कुछ पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसा कि इसके अंदर बताया गया है कि आपने पहले कुछ स्थल रूपों के बारे में जाना होगा, जिसमें दिखाया गया कि आपने पृथ्वी की सतह के सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं, यानी जहाँ पर कहीं पर पहाड़ भी है तो कहीं पे पर्वत भी है, कहीं मैदान भी है, तो इसका स्थल है वो एक समान नहीं है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग इसकी ऊंचाई, नीचाई और समतल रूप पाए जाते हैं। ये स्थलरूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम बनते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है, ठीक है ना, और पृथ्वी पर अंदर लगातार इनकी गति बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है, पृथ्वी के अंदर जितने भी मैदान है, पहाड़ है, इसका जो विस्तार है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ रहा है। और स्थल रूप में जो मानव निवास करता है उनका भी धीरे धीरे क्या है, विस्तार होता रहा है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको आपको हाईलाइट रखना है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं पर उड़ जाती है तो कहीं पर धंस जाती है। यानी ये वर्ड आपको ये बताना चाहता है कि स्थल रूप में जब भी कोई भूकंप आता है तो कहीं ना कहीं कोई पहाड़ जमीन पे आ जाता है। कई बार भूकंप आने से लावा बाहर निकलता है तो बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया पृथ्वी के अंदर चलती रहती हैं। और ये बॉक्स में अंदर बताया गया है कि इसके बारे में हम लोग जान ही लेते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर ये बताया गया है कि भाई पहाड़ी वो स्थलीय भाग है जो आसपास की भूमि से ऊंची उठी है, तो ठीक है ना। पहाड़ी की परिभाषा दे रखी है, ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कई एग्जाम इधर आपको पूछ सकते हैं जियोग्राफी के अंदर कि भी पहाड़ी की परिभाषा बताइए। तो वो स्थल भाग जहाँ पर थोड़ा ऊँचा ऊपर उठा भाग दिखाई देता है वो पहाड़ी कहलाती है। वो ज़्यादा ऊंची भी नहीं होती, लेकिन स्थल भाग से थोड़ा उसका भाग है वो उभरा हुआ होता है, ठीक है ना। और 600 मीटर से अधिक ऊंचाई और खड़ी नाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। यानी 600 मीटर का ऊंचाई वाला जो भी खड़ी होगी मिट्टी का ढेर होगा उसको बोला जाता है पर्वत, ठीक है ना। तो पर्वत से परिभाषा भी आपको याद रखना है। 600 मीटर का एरिया होता है ना उसको पर्वत कहा जाता है। और 800 मीटर ऊंचे को भी है ना पर्वत की भाषा दी है कि वो ऊंचे पर्वत होते हैं। तो ये भी आपको एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट ये आपको बता देता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट दे रखा है। ये है पर्वत, ठीक है ना, और ये है पठार, ये सहायक नदियाँ हैं, ये मैदान है जो कि गंगा यमुना जो भी आप देख रहे हैं, ये झीलें होती है जो कि पृथ्वी के जो स्थल भाग है उसमें 10वां भाग होता है जिसमें पानी भर जाता है। और पर्वत श्रृंखलाएँ होती है जो बड़ी बड़ी सीरीज होती है, घाटियाँ होती हैं दो पर्वतों के बीच का क्षेत्र, पहाड़ियाँ होती है जो 400 मीटर की ऊंचाई का क्षेत्र होता है, ठीक है ना। और दो देशों को जोड़ने वाली जल संधियाँ होती है, किनारों पर तट तट होते हैं, ठीक है ना। ये जो अभी आप डेल्टा देख रहे हैं जो कटा हुआ भाग होता है किनारे पर, जहाँ पर और ये द्वीप समूह भी आप देख रहे हैं, तो ये समुद्र का जल है। तो आप इम्पोर्टेंट काफ़ी इसे देख चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। दूसरी या बाहरी प्रक्रिया स्थल के कारण बनने या टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। यानी पृथ्वी पर जो भी कटाव होता है उसको अपरदन कहा जाता है, जो मिट्टी का कटाव है, ठीक है ना। अपरदन की क्रिया द्वारा सतह से नीचे हो जाती है, ठीक है ना। सतह क्या होता है, नीचे होता है, मतलब ज़मीन है जो कट कट के उनका मैदान मैदान की तरफ इनका जो भी है मिट्टी कटाव वो पहुँच जाता है मैदान में, और मैदान के अंदर उसका जो भी है नया स्थल रूप बन जाता है, ठीक है ना। उसे निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा फिर से निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। ये दो प्रक्रियाएं बहुत चलते हुए जल वायु बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थलों को उसकी ऊंचाई और ढाल के आधार पर पर्वतों, मैदानों और अन्य प्रकार के जो विभिन्न प्रकार उनके श्रेणी है उसके बारे में अंदर बांटते हैं। तो ये आप इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है ना। क्योंकि जब भी बड़े बड़े मैदान होते हैं तो उसका मिट्टी का कटाव होता है और वो मिट्टी कट के मैदानों में आ जाती हैं और वहाँ से उनका नया निर्माण होता है। और जिसके अकॉर्डिंग और बर्फ़ भी होता है, वायु भी होती है, उसके अकॉर्डिंग जल राशि का भी निर्माण होता है, पर्वतों का निर्माण होता है, पहाड़ और मैदानों का निर्माण होता है। अब आते हैं पर्वत। पर्वत किसे कहा जाता है, ठीक है ना, उसके बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है, ठीक है ना। पृथ्वी की जो सतह होती है जिसके स्थल भाग होता है उसकी प्राकृतिक ऊंचाई है पर्वत, ठीक है। पर्वत का शिखर छोटा होता है, आधार बड़ा होता है, यानी उसका बेस है जब वो बड़ा होता है, और उसका जो शिखर होता है ना वो ये है बेस। तो इसके ऊपर जितना भी पर्वत बना होता है ना, तो इसका ये जो आधार है ये बड़ा होता है और ये होती का वो छोटा होता है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग समझ लेना है।
ये आसपास के क्षेत्र में बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे तो जलवायु क्या होती है, ठंडी होती है, ठीक है ना, क्योंकि बादलों से ऊपर पहाड़ होते हैं तो कहीं ना कहीं बादल है पहाड़ों से नीचे चलते हैं और उनकी जो भी जलवायु है वो ठंडी हो जाती है। इसके साथ साथ कुछ दे रखा है कि भी कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो उसको एक नदिया के रूप में बदल जाती है, जिसे हिमानी कहा जाता है, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, हिमानी। ऐसी नदियाँ होती है जो अ, बर्फ जो बने हुए पर्वत है वो पिघल जाते हैं और मैदानों में बर्फ धीरे धीरे नदी के साथ आता रहता है, तो उसको हिमानी नदी कहा जाता है या फिर जलीय नदी कहा जाता है, जो बर्फ के साथ अपना गंतव्य स्थान तक पहुँचती है। यहाँ कुछ ऐसे पर्वत भी है जो समुद्र के भीतर हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं, ठीक है ना, और नहीं भी देख सकते। दो प्रकार की कंडीशन होती है, देख भी सकते हैं और नहीं भी सकते, क्योंकि कई बार पानी छिछला होता है तो अंदर से पर्वत दिखाई देते हैं सेटेलाइट से, और कई बार ऐसे होते हैं कि पानी बहुत ही ज़्यादा गहराई में होता है, पर्वत भी गहराई में होता है, तो उसको दिखाई नहीं दे पाता है। इनके साथ साथ कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली दो बार की बात जो नदियाँ होती हैं उसको हिमानी कहा जाता है। और इसके बाद आगे देखेंगे, कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ की जलवायु वो कठोर होती है और ठंडी होती है, तो हर कोई वो व्यक्ति वहाँ पर निवास नहीं कर पाता है। तो ये काफ़ी परिभाषा का काम किया है कि पर्वतों पर लोग कम निवास करते हैं, वहाँ पे बर्फ़ भी ज़्यादा होती हैं और वहाँ की जलवायु भी कठोर होती हैं, तो हर कोई सूटेबल नहीं हो पाता है। और वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है, कृषि योग्य भूमि की कमी होती है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर जो पर्वत होते हैं वो थोड़ी इस आकृति के बने होते हैं, तो वहाँ पर आसानी से कृषि करना असंभव हो जाता है, ठीक है ना। वो खड़ी आकृति के दिखाई देते, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर कृषि कर नहीं सकते। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल का होता है और कृषि योग्य भूमि नहीं होती है। पर्वत एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होता है, जिसको श्रृंखला कहा जाता है। यानी आप ये देख पा रहे हैं, आकृति इस प्रकार की आकृति होती है, जैसे पर्वतों की इस प्रकार से आकृति होती है, वो सीरीज बनी होती है, श्रृंखला, ठीक है ना। तो ये सीरीज रहती है, इसको श्रृंखला कहा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये होती है ना, जो हिमालय पर्वतों के अंदर आपको दिखाई देगा, अरावली वहाँ पर दिखाई देगा, जो भी सीरीज के रूप में बने हुए हैं। कहा जाता है कि बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखला में क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किमी तक फैले हुए हैं। हिमालय, आल्प्स, एंडीज, एशिया, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख श्रृंखलाएँ हैं। यानी हिमालय जो भारत के अंदर है, एशिया के अंदर है, और आल्प्स है जो यूरोप के अंदर है, ठीक है ना। और एंडीज पर्वतमाला जो कहाँ पे स्थित है, दक्षिणी अमेरिका, यानी यहाँ पे उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला है। और यहाँ पे एशिया है और यहाँ पे यूरोप है, वहाँ पर इसको आल्प्स है। तो उस अकॉर्डिंग आपको याद करना है। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंतोत्पत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय और आल्पस पर्वत वलित पर्वत हैं, ठीक है ना। तो हिमालय और आल्पस दो किस पर्वत के उदाहरण है, वो है वलित पर्वत के। आपको याद रखना है, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छोटे क्वेश्चन है लेकिन कन्फ्यूजन देख के एग्जाम में इसको क्वेश्चन बना सकता है। जिनकी सतह उबड़ खाबड़ और शिखर शंक्वाकार होता है, भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई। उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन, रूस और यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। इनकी ऊंचाई कम होती है, बहुत पुराने वलित पर्वत है, ठीक है ना। तो क्योंकि ऊंचाई पुराने अकॉर्डिंग इसकी ऊंचाई चेंज होती रहती है, कम होती है, ज़्यादा होती है। तो यूराल पर्वत भी क्या है, यूरोप और एशिया को अलग करने का काम करता है। अब आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पर्वत है, एक बॉक्स के अंदर दे रखा है, ठीक है ना, जिसमें प्रशांत महासागर में स्थित मोनोकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इनकी ऊंचाई 10,205 है, जो एवरेज शिखर से भी अधिक है, ठीक है। तो आपको याद रख लेना है कि मोनोकी पर्वत कहाँ पर स्थित है या कौन से महासागर में स्थित है, वो हो जाएगा प्रशांत महासागर में। अब आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर अध्ययन कर ही लेते हैं, ठीक है ना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर दे रखा है। जब बहुत बड़ा भूभाग टूट जाता है तो ऊर्ध्वाधर रूप में स्थापित हो जाता है, प्रत्वंश पर्वतों का निर्माण होता है, क्योंकि बड़े बड़े पर्वत है जो टूट जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग दूसरे पर्वत बन जाते हैं। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड या हार्ट, या नीचे धसे हुए खंड को द्रोणी का भ्रंश ग्राबेन कहा जाता है, ठीक है ना। द्रोमे का भ्रंग और ग्राबेन किसे कहा जाता है, जो मिट्टी के द्वारा पर्वत जो भी कटते हैं और कटने के बाद मैदानों में चले जाते हैं और वहाँ पर जो कटा होता है वो ज़मीन के नीचे धस जाता है, ठीक है। तो वो मिट्टी वो क्या कहला जाता है, उनको द्रोणिका कहा जाता है, ठीक है ना, जिसको ग्राबेन भी कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी और वॉसजेज पर्वत इस पर्वत के उदाहरण है, ठीक है ना। किस पर्वत के,
बृहत्सत पर्वत के, ठीक है ना। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये वर्ड आपको याद रखना है। इसके उदाहरण कौन से हैं? राइन घाटी और वर्षोजर्स, ये दोनों पर्वत है जो कि बृहत्सत पर्वत के उदाहरण हैं। इनके साथ साथ नेक्स्ट पढ़ते हैं आप लोग, थोड़ा इसको बॉक्स के अंदर आपको बता देता हूँ। ये बृहत्सत पर्वत है जो कि द्रोणी का रूप में पाए जाते हैं और इनके मिट्टी का कटाव मैदानों में धीरे धीरे होता रहता है, ठीक है ना। तो उसकी जगह आपको याद रख लेना है। अब आते हैं नेक्स्ट, ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो और जापान के फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। यानी जो भी ये किलिमंजारो है वो कहाँ का ज्वालामुखी है? अफ्रीका, ठीक है ना, आपको याद रख लेना। और जापान का है जो किलिमंजारो है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको उस अकॉर्डिंग याद रख लेना है, ठीक है ना। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट, पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रह होते हैं, क्योंकि पर्वतों के ऊपर बर्फ़ जमी रहती है और वो आसानी से पिघल नहीं पाती है, तो वो जल स्टोर के रूप में रहता है। बहुत सी नदियाँ का स्रोत भी पर्वत ही होते हैं, ठीक है, जो हिमालय के रूप में होते हैं। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। मीठा पानी होता है तो लोगों तक वहाँ पर जल नदियों द्वारा पिघल पिघल के पानी पहुँचता है, ठीक है ना। और इनके साथ साथ पर्वतों का जल उपयोगी योगी होता है, सिंचाई के लिए होता है, पन बिजली के लिए भी उत्पादन किया जाता है। नदियों के बीच में डैम बनाया जाता है, तो वहाँ पर टर्बाइन के द्वारा उत्पादन भी किया जाता है। नदी घाट या वेदिकाएँ कृषि के लिए उपयोगी होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों में हमें ईंधन, चारा, आश्रय, दूसरों के उत्पाद, गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त भी होते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर पर्वतों पर काफ़ी औषधियाँ भी पाई जाती हैं। इनके साथ साथ दूसरे उत्पाद जैसे कि गोंद है, रेजिन है, अन्य प्रकार के जो औषधि है वहाँ पर उनके लोगों को फ़ायदा पहुँचाने का काम करती हैं। इनके साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो यात्री है वो उनकी प्राकृतिक सुंदर को देखने के लिए पर्वतों पर जाते हैं। विभिन्न प्रकार की खेल होती हैं जिसके अंदर आप लोग पैराग्लाइडिंग कह सकते हैं, ठीक है ना। पैराग्लाइडिंग होते हैं, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, इसके पर्वतों के ऊपर खेले जाते हैं। तो उस प्रकार के आप उनके पर्वतों का फ़ायदा मिलता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये पर्वतों के उदाहरण है और काफ़ी पहाड़ी पर बर्फ़ जमा हुआ है। और ये है ज्वालामुखी का, जहाँ पर है ना ये लावा आता रहता है, गर्म गर्म लावा होता है, ये ऊपर की ओर उड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पर भाप बन के गैस मिक्सिंग के अंदर इसका प्रसार होता रहता है, ठीक है ना। तो किनारों पर इसकी जो भी चट्टान है वो लावा के रूप में बन जाती हैं चारों ओर से। और जैसे जैसे लावा बढ़ता है तो उसका पर्वत का निर्माण बड़ा होता रहता है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, जिसको हम लोग मैग्मा कहा जाता है। और ये अत्यधिक दाब के कारण उत्पादन होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है ना। ये एक आपको बता देता हूँ, इसका पिक्चर दे रखा है ज्वालामुखी पर्वत का। इसको ज्वालामुखी पर्वत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पर्वत का निर्माण है जो ज्वालामुखी से हुआ था। अब आते हैं पठार, ठीक है ना। पठार उठी हुई भूमि, सपाट भूमि होती है, वो आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी प्रकार के एक से एक अधिक किनारे होते हैं जिसके ढाल खड़े होते हैं। यानी समतल भूमि होती है जहाँ पर हम लोग निवास करते हैं, उसे थोड़ा सा उभरा हुआ जो भाग होता है उसको पठार कहा जाता है। और वहाँ पर उसको मेज भी कहा जाता है। पठार की ऊंचाई सामान्यतः 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक हो सकती है, ठीक है ना। 100 से 1000 मीटर के जो ऊंचाई का क्षेत्र है उसको पठार कहा जाता है। पर्वतों की तरह पठार भी नए और पुराने हो सकते हैं, क्योंकि उसका बदलाव धीरे धीरे प्राकृतिक स्रोतों और प्राकृतिक कंडीशन को भी बदलता जाता है। इनके साथ भारत में दक्षिण का पठार पुराने पठार में से एक है, ठीक है ना। भारत में दक्षिण भारत का जो पठार है जिसको दक्षिण पठार कहा जाता है वो पुराने पठारों में से एक है। जैसे कि केन्या के अंदर भी है, तंजानिया, युगांडा का, पूरी अफ्रीका का पठार भी है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में पठार भी उदाहरण दे रखे हैं जो कि पुराने हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार भारत के अंदर जो एशिया के अंदर तिब्बत का पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। तो आपको इसका थोड़ा सा फैक्चुअल नॉलेज आपको इसके अंदर रखना है, ठीक है ना। क्योंकि एशिया के अंदर जो भी ऊंचा पठार है वो कौन सा हो जाएगा? तिब्बत का पठार, ठीक है, विश्व का ऊंचा हो जाएगा। उसकी ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से 4000 से लगा 6000 मीटर तक, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4000 से 6000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इसमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व में बहुत से खनन पठारी क्षेत्रों भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का सोना पठार हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो सोना पठार कौन से देश के अंदर स्थित है? अफ्रीका के अंदर। और वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? वो है हीरो के लिए। तो आपको ये चीज़ भी क्या करना है? याद रखना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक दे रखा है पॉइंट,
ठीक है ना। इसके साथ साथ भारत में छोटा नागपुर का पठार है, वो कहाँ पर स्थित है, झारखंड के अंदर, और वहाँ पर लोहा उत्पादन के लिए कोयला है, मैग्नीज है, ये खनिज है ना, छोटा नागपुर में पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात होते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर सोंडका नदी का जो एक बनाया हुआ है हुंडरू जलप्रपात, ठीक है ना, और कर्नाटक में जोग जलप्रपात बनाया गया है। इसी प्रकार जलप्रपातों के उदाहरण भी आपको पठारों क्षेत्र में मिलते रहते हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, ठीक है। जो भी ऐसा पठार जो लावा से बना है, वो वहाँ पर क्या कौन सी मिट्टी होती है, काली मिट्टी, ठीक है ना। वो काली मिट्टी है जो कपास के लिए उपजाऊ है, वहाँ पर खेती भी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। उसी अकॉर्डिंग आपको पठार है जो खेती के लिए प्लस पर्यटकों के लिए भी आकर्षित करने का काम करते हैं। अब आते हैं मैदान। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। ये सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचाई नहीं होते हैं, ठीक है ना। 200 मीटर तक का क्षेत्र है ऊंचाई का, उनको मैदान कहा जाता है। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं तो कुछ उर्मिला और तरंगी होते हैं, थोड़े तीखे भी होते हैं, बड़े होते हैं, थोड़े बहुत उसकी साइज ऊंची नीची होती रहती हैं। अधिकांश मैदान नदियाँ उनकी घाटियाँ जो कि धीरे धीरे उसकी बढ़ती जाती हैं। इनके साथ साथ नदियाँ पर्वतों के ढालों के नीचे की ओर बहती हैं, उसे अपर्दन करती है। यानी नदियाँ है जो कि पर्वतों के अंदर ढालों से नीचे चलती है, तो उसका जो अपर्दन है वो क्या होता है, वो धीरे धीरे बनता रहता है। पर्वतों के नीचे की जो ज़मीन है उसको काट काट के नदियाँ जो मिट्टी है वो जब मैदानों की ओर लेके आ जाती है, ठीक है, जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है। नदियाँ पर्वतों के ढालों के नीचे की ओर बहती हैं और वे अपर्दित पदार्थ को अपने साथ लेके आती हैं, ठीक है। जो भी मिट्टी कटाव होता है उनको काट काट के मैदानों की ओर लेके आती है और उसी मैदान से उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है और वहाँ पर खेती और कृषि बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर होती हैं। अपने साथ दो ढोके लेके आती है। कौन कौन से पदार्थ लेके आती हैं, पर्वतों से पत्थर लाती है, बालू लाती है, सिल लाती हैं, तो अन्य प्रकार के जो इसके उपयोगी है वो सब मैदानों में लेके आ जाती हैं। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। ये परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के किनारे बनाए गए कुछ मैदान एशिया और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन में यांगत्से नदी का मैदान प्रमुख उदाहरण है, क्योंकि जो भी मैदान होता है उसके नज़दीक शहर भी पाए जाते हैं, वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलता है, परिवहन का साधन भी मिलता है, तो वो ज़्यादातर सब मानव सभ्यता के लिए उपयोगी है। मैदान मनुष्य के रहने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि यहाँ की जनसंख्या भी बहुत अधिक होती है, क्योंकि मकानों के बनाने, खेती के लिए यहाँ के समतल भूमि की प्रचुरता भी होती है और उपजाऊ भूमि के कारण यहाँ खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान भी सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ठीक है ना, क्योंकि गंगा के मैदान उपजाऊ है तो वहाँ पर जनसंख्या भी क्या है, ज़्यादा के अंदर पाई जाती हैं। अब आते हैं स्थलरूप और लोग। स्थलरूपों की विभिन्नता के अनुरूप मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है, मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है, ठीक है ना। मैदानों में जो भी फसलें होती हैं वो क्या थोड़ी ज़्यादा होती हैं और खेती करना आसान होता है। उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है, क्योंकि मैदान के अंदर कोई भी काम करना इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को यूज कर सकते हैं, पर्वतों में ऐसा नहीं कर सकते। पर्वतों के अंदर ज़्यादातर जमीन खेती की जाती है। तो विभिन्न प्रकार के स्थलरूपों में रहने वाले लोगों के रहन सहन तरीकों में अंतर होता है। तो अपन भी इस चीज़ के मामले ज़्यादा कभी कभी है ना प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जहाँ पर भूकंप आता है, ज्वालामुखी आते हैं, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ये 4-5 एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तूफान भी आ जाता है, बाढ़ भी आ जाती है, जो मैदानों के अंदर उसको विनाश भी हो जाता है, तो ये भी नुकसान उनको मैदानों में देखने को मिलता है। ये आकस्मिक घटनाएँ हैं जो उनको खेतों में खतरा पहुंचा देती हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी प्रॉब्लम होती है। अब आते हैं हम कितने तरीक़ों से जल एवं स्थल को उपयोग ला सकते हैं, इसे पता करने के लिए आसपास के क्षेत्रों में पता लगा सकते हैं। हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जो उपजाऊ भूमि पर मकान का निर्माण करना है, ठीक है ना, क्योंकि जहाँ पर अच्छी भूमि हो, उपजाऊ हो, वहाँ पर हम लोग मकान बना देते हैं, तो उस ज़मीन को ख़राब कर देते हैं, तो वो ज़मीन खेती के लिए उपयोगी नहीं रह पाती हैं। इस प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उसे गंदा कर देता है। हम प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग तो इस प्रकार नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि प्रकृति ने हमें एक वरदान के रूप में उपयोगी संसाधन दिए, लेकिन हम लोग उसका उपयोग अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान पहुंचाना पड़ता है। इनके साथ साथ ये आप देख पा रहे रस्सी से बना हुआ अरुणाचल प्रदेश का जो भी ये साइन दे रखा है, यहाँ पर प्राकृतिक रूप के अंदर नदियों के किनारे घर बने हुए हैं, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग स्वच्छ भारत मिशन के तहत है ना साफ़ सफाई इनको रखना चाहिए, और ये फ़ोटोज़ केवल देखने के लिए नहीं, अपन लोगों को इंस्पायर करने के लिए भी बनाई गई हैं।
अब आप देख पा रहे हैं ये रेगिस्तान है, ये केरल की झीलें हैं और ये समुद्री तट है, ठीक है ना। तो ये विभिन्न प्रकार के जो वनस्पतिगत क्षेत्र हैं ये आपको देखने को मिलते हैं, ये प्रकृति सभ्यता से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। ये मैदान है, मैदानों के पास में मकान बने हुए हैं। ये पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर है, जो असम और उधर साइड के अंदर जहाँ पर इलायची की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पर इलायची होती हैं, ठीक है ना। इनके साथ साथ ऊंची पर्वत क्षेत्रों के अंदर ये मकान भी बने हुए हैं, ठीक है ना। और ये केरल की झीलों के अंदर नौकायन का आनंद लेते हुए, ये पर्वतों के अंदर पेड़ पालन उनका रोजगार है, ये पर्वतों के अंदर उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आई होप मोटी मोटी जानकारी यही है कि पर्वत पहाड़ पठार की ऊंचाई के बारे में हम लोगों ने जाना और उनकी विशेषता के जाना, और वहाँ से मिट्टी का कटाव होता है तो मैदानों के अंदर आता है, और मैदानों से उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है, और वहाँ पर सभ्यता और संस्कृति का प्रचार होता है। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिली। चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आसपास सफेद रखें, देश के जवानों और महिलाओं का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।